दोस्तों, एक बादशाह की 4 लड़कियां थीं, बहुत खूबसूरत, शरीफ, नेक दिल और हमदर्द। इनमें से 3 की तो शादी हो चुकी थी, मगर छोटी शहजादी मुकद्दस अपनी तीनों बहनों से ज्यादा हसीन, नेक, शरीफ और समझदार थी। इस शहजादी के सर के बाल सोने के थे, मगर इस वक्त तक उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि कोई शहजादा इस कदर हसीन, दिलरुबा, बहादुर और समझदार नहीं मिलता था। बादशाह और मलका भी इस शहजादी को बहुत चाहते थे और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी किसी अच्छे से शहजादे से हो जाए। इस शहजादी की बहुत सी सहेलियां भी थीं जो इसके साथ खेला करती थीं। एक रोज शहजादी और उसकी सहेलियां खेलते खेलते शाही बाग के पास जो नदी थी इस पर जा पहुंची। सहेलियों ने जो देखा कि पानी चांदी की तरह सफेद है तो उनका दिल चाहा कि वो इस पानी में नहाएं। चुनाचा उन्होंने शहजादी को भी मजबूर किया। शहजादी अपनी सहेलियों के कहने से मजबूर हो गई और नदी में नहाने को तैयार हो गई। जब ये नदी में सब के सब नहाने लगे तो शहजादी के 2-4 बाल नदी में गिर गए। ये लोग नहाकर नदी से महल में वापस आ गए। शहजादी के बाल बहते बहते दूसरे बादशाह की सल्तनत में एक चट्टान से चिमट कर रह गए। इत्तेफाक से इस जंगल में इस बादशाह का लड़का शिकार खेलने आया हुआ था। दोपहर के करीब ये शहजादा और उसके दोस्त नदी पर पानी पीने आए थे। पानी पीते पीते एक दोस्त ने देखा कि कोई चीज सोने की तरह चमक रही है। उसने आगे बढ़कर देखा तो सोने के 4 बाल आपस में उलझे हुए एक चट्टान से चुपके पड़े हैं। उसने जल्दी से बढ़कर इन बालों को उठा लिया और शहजादे के पास लाया। शहजादे को सोने के बाल देखकर बड़ी हैरत हुई। ये चुपचाप इन बालों को लेकर घर आ गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मलका ने खाना खाने को कहा तो शहजादे ने खाना खाने से इनकार कर दिया। जब सुबह शहजादे ने नाश्ता करने और चाय पीने से भी इनकार कर दिया तो मलका को बहुत फिक्र हुई। उसने बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ चुपचाप सा है, जब से शिकार से वापस आया है ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। ऐसा मालूम होता है कि उसे कोई फिक्र है, मगर वो किसी से कहना नहीं चाहता। बादशाह ने यह सुनकर वजीर के लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहजादे से उसकी उदासी का सबब दरियाफ्त करो। वजीर का बेटा शहजादे के पास गया और पूछा कि आखिर आपने कल से खाना क्यों नहीं खाया और आप क्यों चुपचाप हैं। पहले तो शहजादा टालता रहा, मगर जब वजीर ज़ादे ने बहुत जोर दिया तो शहजादे ने कहा कि मैं ये सोने के बाल जिस लड़की के हैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वजीर ज़ादे ने ये कहा, ये कौन सी मुश्किल है, मैं अभी बादशाह सलामत से अर्ज करता हूँ। ये कहकर वजीर ज़ादा बादशाह सलामत के पास चला गया और कहा, कल जब हम शिकार खेल कर आ रहे थे और नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहाँ उनको ये लड़की के 4 सोने के बाल मिले। उसने वो बाल शहजादे को दिखाए। अब शहजादा साहब चाहते हैं कि इस सोने के बालों वाली लड़की से उसकी शादी हो जाए। बादशाह ने ये सुनकर शहजादे को बुलाया और कहा कि तुम खाना खा लो, मैं अभी लोगों को हुक्म देता हूँ कि सोने के बालों वाली लड़की की तलाश करें। चुनाचा बादशाह ने इसी वक्त कोतवाल को हुक्म दिया कि वो सोने के बालों वाली लड़की को तलाश कराए। कोतवाल ने हुक्म सुनकर चारों तरफ सिपाही रवाना कर दिए। इस तरह से 1 हफ्ता गुजर गया, मगर सोने के बालों वाली लड़की का कोई पता न चला। शहजादे को जब ये खबर मालूम हुई तो वो बीमार रहने लगा। बादशाह शहजादे की बीमारी से बहुत फिक्रमंद हुआ। उसने ऐलान करा दिया कि जो कोई सोने के बालों वाली लड़की को तलाश करेगा या उसका पता बताएगा उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह की लालच से सल्तनत के बहुत से आदमी इस बात का पता चलाने के लिए रवाना हुए, मगर इसका पता न चला। इधर शहजादे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज बादशाह ने परेशान होकर वजीर से कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सोने के बालों वाली लड़की का पता ना चला तो मैं तुमको कत्ल करा दूंगा। बेचारा वजीर ये हुक्म सुनकर अपने घर आया और घर वालों से कहा कि अब मेरी मौत के दिन नजदीक आ गए हैं। बादशाह ने ये हुक्म दिया है। वजीर ज़ादे को जब अपने बादशाह की इस परेशानी का इल्म हुआ तो उसने अपने बाप से कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सोने के बालों वाली लड़की का पता मैं चलाऊंगा। दूसरे दिन वजीर ज़ादे ने एक चूड़ी वाले का बेस बदला और नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। आसपास जो भी गांव मिलते वो उनमें जाता और चूड़ियां बेचता और चूड़ियां ले लो की सदाएं लगाता। इसकी आवाज सुनकर गांव की लड़कियां निकल आती। ये चूड़ियां भी बेच रहा था और हर लड़की के बाल भी देख रहा था। इस तरह से वजीर ज़ादे को 20 दिन गुजर गए। बेचारा बहुत गमगीन हुआ। अब मेरे बाप को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाएगा, ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी सफर करना शुरू किया और आखिरकार वो शहजादी मुकद्दस के शहर में पहुंच गया। यहाँ भी उसने चूड़ियां फरोख्त की, मगर कोई पता ना चला। जब चूड़ियां देता तो हर लड़की से जरूर कहता था कि हमारे मुल्क में एक लड़की के सोने के बाल हैं, भला तुम्हारे यहाँ भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़की सर हिलाकर जवाब देती कि हमें मालूम नहीं। एक दिन जबकि महीना पूरा होने में बाकी 4 दिन रह गए थे, इसको बादशाह के खजांची की लड़की ने चूड़ियां पहनने को बुलाया। जब वो उस लड़की को चूड़ियां पहना चुका तो उसने इससे भी वही कहा कि मेरे मुल्क में तो एक लड़की के सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी किसी के सोने
सोने के बाल हैं। लड़की ने चूंकि शहजादी को देख रखा था और वो उसकी सहेली थी, इसलिए उसने जवाब दिया कि हाँ, हमारी छोटी शहजादी मुकद्दस के बाल सोने के हैं। वजीर ज़ादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर उसने कहा कि गलत, बिल्कुल गलत। शहजादी के बाल सुनहरी होंगे, सोने के नहीं हो सकते। तुम गलत कह रही हो। खजांची की लड़की ने गुस्से से कहा कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वजीर ज़ादे ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। इस पर खजांची की लड़की को और भी गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर मैंने तुमको शहजादी के सोने के बाल लाकर दिखा दिया तो वजीर ज़ादे ने जल्दी से कहा तो मैं तुमको ये सब कीमती चूड़ियां मुफ्त दे दूंगा, लेकिन अगर शहजादी का बाल सोने का ना हुआ तो तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा। खजांची की लड़की ने ये शर्त मंजूर कर ली। वजीर ज़ादा चला आया। ये लड़की शाम को शहजादी के पास गई और बातें करते करते शहजादी का एक बाल चुपके से तोड़ लिया और थोड़ी देर के बाद शहजादी से रुखसत होकर घर आ गई। जब दूसरे रोज वजीर ज़ादा चूड़ियां बेचता बेचता उसके घर के पास से गुजरा तो उसने इसको बुलवाया और शहजादी के सोने का बाल उसको दे दिया और कहा, लो देखो, अब तो यकीन आया। वजीर ज़ादे ने मुस्कुराकर कहा कि वाकई तुम सच कहती थी। लो, तुम शर्त जीत गई, इसलिए ये सब चूड़ियां तुम्हारी हैं। खजांची की लड़की अंदर चूड़ियां रखने गई और वजीर ज़ादा फौरन वहाँ से उठकर एक सराय में आया और एक घोड़े वाले को बुलाकर उसका घोड़ा खरीदा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि पूरा महीना होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और उसका शहर यहाँ से काफी दूर था। वजीर ज़ादा दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा, मगर शहर काफी दूर था। इधर महीना पूरा हो गया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूछा कि तुमने सोने के बालों वाली लड़की का पता चलाया या नहीं। बेचारे वजीर ने बताया कि वजीर ज़ादा खुद इसकी तलाश में गया है। बादशाह तो गुस्से से जल रहा था, इसलिए उसने जवाब दिया, क्योंकि महीना पूरा हो चुका है और शहजादा सख्त बीमार है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है और तुमने इस 1 महीने में भी उसका पता नहीं चलाया, इसलिए मैं तुमको आज कत्ल करा दूंगा। बेचारा वजीर बहुत रोया और सल्तनत के अराकीन ने भी इस बादशाह की खुशामद की और कहा कि वजीर की जान बख्श दी जाए, मगर बादशाह पर गुस्से का भूत सवार था, इसलिए बादशाह ने कहा कि नामुमकिन है। शाम को 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए और गरीब वजीर के हाथ पैर बांध कर उसको बिठा दिया गया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वजीर का सर उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार मारने के लिए उठाई ही थी कि वजीर ज़ादे की आवाज सुनाई दी, रुको, कत्ल ना करो, मैंने सोने के बालों वाली लड़की का पता चला लिया है। जल्लाद रुक गया। वजीर की रस्सियां खोल दी गईं। वजीर ज़ादा बादशाह के पास आया और कहा कि यहाँ से 200 मील एक शहर आजाद नगर है, वहाँ की सबसे छोटी शहजादी मुकद्दस के बाल सोने के हैं और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। बादशाह ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और वजीर ज़ादे को बहुत सा इनाम दिया और इसी वक्त महल में जाकर मलका को ये खुशखबरी सुनाई। शहजादे को जब ये इत्तला मिली तो उसकी बीमारी आधी रह गई और उसने इसी वक्त वजीर ज़ादे को अपने पास बुलाकर शाबाश दी और कहा, तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहते हो? वजीर ज़ादा पहले तो खामोश हो गया। जब शहजादे ने फिर सवाल दोहराया तो वजीर ज़ादे ने कहा कि मैं इस मुल्क के बादशाह के खजांची की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी शादी शहजादी मुकद्दस से हो जाए तो आप वहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी इस लड़की से करा दीजिएगा। शहजादे ने वादा कर लिया। वजीर ज़ादे के घर में खूब खुशियाँ मनाई गयी और वजीर ज़ादे अपने लड़के की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। चंद रोज बाद जब शहजादा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो उसके अब्बा ने बहुत से हीरे जवाहरात कश्तियों में भरकर एक कासिद शहजादी मुकद्दस के वालिद के पास भेजा और खत लिखा कि वो शहजादी मुकद्दस की शादी इसके लड़के से कर दें। काफी मंजिलें तय करते हुए ये कासिद और उसके साथी शहजादी मुकद्दस के शहर में जा पहुंचे और एक दिन आराम करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचे और तमाम तोहफे उसकी खिदमत में पेश कर दिए और वो खत दिया जिसमें शहजादी के लिए शादी का पैगाम था। बादशाह ने खत पढ़कर जवाब दिया कि आप लोग 1 हफ्ता ठहरिए, मैं इस पर गौर करके जवाब दूंगा। कासिद और उसके साथी शाही मेहमान खाने में ठहरा दिए गए। बादशाह ने मलका को ये खत दिखाया। मलका ने जवाब दिया कि मेरी राय में शहजादे से शहजादी की शादी करने में कोई हर्ज नहीं, मगर इससे भी अगर पूछ लिया जाए तो अच्छा है। बादशाह ने ये सुनकर कहा कि अच्छा, पूछ लो। चुनाचा 2-3 दिन के बाद मलका ने शहजादी की सहेलियों से कहा कि वो शहजादी से शादी के बारे में पूछें। सहेलियों ने उसी दिन शहजादी को ये सब किस्सा सुनाया और उसकी राय पूछी। नेक और अच्छी शहजादी ने जवाब दिया कि मुझे ये शादी मंजूर है, मगर मैं शहजादे की अकल का इम्तहान लेना चाहती हूँ और मैं इससे 3 सवाल करूंगी। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो मैं फिर बड़ी खुशी से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी, लेकिन शहजादा अगर इन शर्तों को पूरा ना कर सका तो उसका मतलब यह होगा कि वो बहुत बेवकूफ है और फिर मैं ऐसे बेवकूफ आदमी से शादी नहीं करूंगी। सहेलियों ने ये सब बातें आकर मलका से कही। मलका ने इसी वक्त आकर बादशाह को ये सब वाकया सुनाया। बादशाह ने ये सुनकर कहा कि ये सब बातें जो शहजादी ने कही है मैं लिख कर भेज देता हूँ। चुनाचा बादशाह ने कासिद को तलब किया और खत में
लिख दिया कि शहजादे से शादी इस शर्त पर मंजूर है कि शहजादा शहजादी के 3 सवालों का जवाब दे दे ताकि शहजादे की अकल का इम्तिहान हो जाए। अगर शहजादे ने जवाबात दुरुस्त दे दिए तो फिर इस शादी में कोई हर्ज ना होगा, लेकिन शहजादी के सवालात के जवाब अगर शहजादा ना दे सका तो फिर ये शादी नहीं होगी। कासिद ये खत लेकर फौरन रवाना हो गया और 1 हफ्ते के बाद बादशाह की खिदमत में पहुंचकर खत बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह खत पढ़कर बहुत खुश हुआ और वजीरजादे को बुलाकर खत सुनाया और कहा कि शहजादे को ये खत सुना दो, अगर वो ये शर्त पूरी करने को तैयार है तो मैं सबको तैयारी करने का हुक्म दूं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि शर्तें शहजादा हार जाए तो मुझे मुफ्त में शर्मिंदा होना पड़े। वजीरजादे ने ये तमाम बातें शहजादे को सुनाई। शहजादा ये सुनकर सोच में पड़ गया। वजीरजादे ने जो शहजादे को फिक्रमंद देखा तो कहा, शहजादे आप हिम्मत ना हारिए और चलने की तैयारी कीजिए। अगर शहजादी आपसे कोई मुश्किल सवाल करे तो आप 1 दिन की मोहलत सोचने के लिए मांग लीजिएगा, मैं आपको सोच कर बता दूंगा। शहजादा वजीरजादे की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। चुनाचा वजीरजादे ने बादशाह से आकर कह दिया कि शहजादे साहब चलने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह मियाँ ने चाहा तो हम वहाँ से कामयाब लौटेंगे। बादशाह ने ये जवाब सुनकर तैयारियों का हुक्म दे दिया और कासिद को इसी वक्त रवाना कर दिया कि वो उनके पहुंचने की इत्तला वहाँ के बादशाह को दे दो। 4 दिन बाद एक बड़ी सी फौज के साथ बादशाह और सल्तनत के बड़े बड़े लोग शहजादे के दोस्त वजीरजादा शहजादी मुकद्दस के शहर की तरफ रवाना हुए। ये लोग आराम से सफर तय करते हुए 12वें दिन शहजादी के शहर में पहुंच गए, क्योंकि कासिदों ने उनके आने की इत्तला कर दी थी। इसलिए इस मुल्क के बादशाह ने बड़ी शान और शौकत से उनका इस्तकबाल किया और उन लोगों को बहुत आराम से ठहराया। 2 दिन के बाद बादशाह ने शहजादी मुकद्दस से कहा कि अब तुम अपनी शर्तें शहजादे को बताओ। शहजादी ने जवाब दिया कि आज मैं इस दरबार में शहजादे से पहला सवाल करूंगी। चुनाचा शाम को दरबार भर गया। एक खेमे के पीछे शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। उसके सामने कुर्सियों पर दोनों सल्तनतों के बड़े बड़े लोग बैठ गए। बीच में शहजादा एक कीमती तख्त पर ठाठ से आकर बैठ गया। उस तख्त के करीब शहजादे के दोस्तों की कुर्सियां लगाई गई। जब दरबार भर गया तो शहजादी की एक सहेली ने बाहर आकर पहले तो सबको सलाम किया और फिर शहजादे से मुखातिब होकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादी शहजादे से पूछती हैं कि वो उसका जवाब दें कि अकल खाती क्या है। ये सवाल सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसको कुछ समझ ना आया। तो उसने वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादे ने आंखों से इशारा किया। शहजादे ने इशारा समझकर बुलंद आवाज से कहा कि ऐ सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो उनका सवाल बहुत जबरदस्त है और सोचने के लिए वो मुझे 1 दिन की मोहलत दें। सहेली अंदर गई और फिर वहाँ से वापस आकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादी दिलेर बहादुर शहजादे को कल इसी वक्त तक सोचने की मोहलत देती है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मेहमान खाने में आकर बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग सोचने लगे। शहजादे ने वजीरजादे से कहा कि बताओ इसका क्या जवाब दूं। वजीरजादा खुद फिक्रमंद हो रहा था। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, अभी जवाब समझ में नहीं आ रहा। वजीरजादे की रात इसी फिक्र में गुजर गई, मगर किसी की समझ में कोई बात ना आई। सूरज निकल आया, सब ने नाश्ता किया और फिर सोचने लगे। यहाँ तक कि खाने का वक्त हो गया, मगर उसका जवाब किसी की समझ में नहीं आया। दोपहर हुई, चाय पीकर ये लोग अभी बैठे ही थे। बादशाह के यहाँ से इत्तला आई कि दरबार भर गया है, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। बादशाह और उसके दरबारी दरबार में जाने को उठे। शहजादा भी गम के मारे बड़ी मुश्किल से उठा। वजीरजादे को तलाश कराया तो मालूम हुआ कि वो कमरे में बैठा हुआ है। शहजादा उसे लेने गया। जाकर देखो तो वजीरजादे के आंसू बह रहे हैं। शहजादे ने अफसोस से पूछा कि वजीरजादे, तुम क्यों मेरी वजह से गमगीन हो रहे हो। वजीरजादे ने इतना सुना तो दौड़कर शहजादे से लिपट गया और मुस्कुराने लगा। शहजादे ने कहा, तुमको खुशी किस बात की हुई। वजीरजादे ने चुपके से शहजादे के कान में कुछ कहा। ये सुनकर शहजादा भी हंसने लगा। ये दोनों हंसते हुए बाहर आए। बादशाह ने देखो तो सवाल किया कि अरे अभी तो तुम लोग गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर क्या बात है। शहजादे ने बादशाह के कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। ये सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और खुशी से दरबार में ये लोग पहुंच गए। जैसे ही शहजादा तख्त पर जाकर बैठा, शहजादी की सहेली ने आकर कहा कि ऐ शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है कि अकल खाती क्या है। शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऐ शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि अकल गम खाती है। शहजादे का ये कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने खुश होकर शहजादा जिंदाबाद का नारा लगाया। थोड़ी देर के बाद फिर शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ऐ बहादुर और अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक दिल अक्लमंद शहजादी पूछती हैं, ये बताइए कि अकल पीती क्या है।
शहजादी का दूसरा सवाल सुनकर तो सब अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के इस सवाल को सुनकर ताज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। ये सवाल इस कदर टेढ़ा और मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीर ज्यादा भी परेशान था। सब लोगों ने अलग अलग जवाब सोचे। कोई कहता कि अकल आंसू पीती है, किसी की राय थी कि अकल खून पीती है, पास कहते थे कि फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गुजर गए और दरबार जाने का वक्त आ गया। कुछ देर के बाद आदमी बुलाने आया और ये सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने बड़े गुस्से से कहा कि मैं पहले ही कहता था कि ना चलो, मगर ये जिद्दी शहजादा ना माना और आज मुझे और मेरे सब दरबारियों को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। वजीर ज्यादा खामोशी से पीछे चल रहा था। बादशाह को गुस्सा करते देखकर एकदम से वो जोर से हंसने लगा। बादशाह ने उसकी गुस्ताखी पर मुड़कर उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुमको शर्म नहीं आती कि सब परेशान हो रहे हैं और आज बड़े दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो। वजीर ज़ादे ने बादशाह के कान में झुक कर कुछ कहा और फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं तो इसलिए आपके गुस्से पर हंस रहा हूँ। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वजीर ज़ादे ने शहजादे को बुलाया और चुपके से इससे कुछ कह दिया। मालूम नहीं ऐसी क्या बात कही कि शहजादा भी बेइख्तियार हंसने लगा। जब ये लोग दरबार में पहुंचे तो शहजादी की सहेली ने कल की तरह से आकर फिर शहजादे से पूछा कि अय अक्लमंद शहजादे। हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है, अकल पीती क्या है? शहजादे ने हंसकर जवाब दिया कि अक्लमंद शहजादी की अच्छी सहेली, जाओ शहजादी से कह दो कि ये तो बहुत आसान सवाल है। अरे अकल गुस्सा पीती है। शहजादे का इतना कहना था कि दोनों सल्तनों के लोग खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से वाह वाह कहने लगे। थोड़ी देर में शहजादी खुद बुर्का ओढ़ कर बाहर आई और शहजादे से कहा कि आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दिए हैं। अब आखिरी शर्त यह है कि एक शेर पिंजरे में मुर्दा बंद है। आप पिंजरा खोले बगैर और पिंजरे की कोई चीज तोड़े बगैर इस मुर्दा शेर को पिंजरे से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो सब लोग घबराए और शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। सब लोग घरों को रवाना हो गए। जब शहजादा अपने मकाम पर आया तो उसने वजीर ज़ादे से कहा कि अब क्या होगा। वजीर ज़ादे ने कहा कि ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मगर आप फिक्र न करें, मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वजीर ज़ादे ने फिर चूड़ी वाले का बेस बदला और खजांची के मकाम पर पहुंच गया। खजांची की लड़की ने जो उसकी आवाज सुनी तो उसे बुला लिया। जब ये अंदर पहुंचे तो खजांची की लड़की ने कहा कि तुम चूड़ी वाले के बेस में हो, तुम शहजादे के कोई साथी मालूम होते हो। पहले भी तुम मुझे धोखा देकर शहजादी का पता चला कर गए थे, बताओ तुम कौन हो? वजीर ज़ादे ने हंस कर कहा कि ऐ अच्छी और नेक लड़की, मैं शहजादे का दोस्त हूँ और शहजादे के मुल्क के वजीर का लड़का हूँ। खजांची की लड़की ने कहा कि अब तक तो तुम्हारा शहजादा जीत रहा था, मगर आज वो नहीं जीत सकता। खजांची की लड़की ये बातें सुनकर वजीर ज़ादा रोने लगा। खजांची की लड़की ने जब उसे रोते हुए देखा तो कहा, तुम क्यों रो रहे हो ऐ वजीर ज़ादे? इस पर वजीर ज़ादे ने रोते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझसे शहजादे ने वादा किया था अगर उससे शहजादी की शादी हो जाएगी तो वो यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे करा देगा। मगर आज शहजादा शर्त हार जाएगा और उसकी शादी तुम्हारी शहजादी मुकद्दस से नहीं होगी। उसका नतीजा ये होगा कि मेरी शादी भी तुमसे नहीं हो सकेगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ। खजांची की लड़की ये सुनकर पहले तो शर्म आई और फिर कहा कि तुम मत रो, मैं तुमको बता देती हूँ ये शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वजीर ज़ादे ने कहा कि बताओ। खजांची की लड़की ने कहा कि दरअसल इस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बिल्कुल असली शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है और इस पर रंग फेर दिया गया है। अगर लोहे की एक गर्म सलाख जो आग पर सुर्ख कर ली जाए इस शेर के पैर में घोंप दी जाए तो उसका मोम पिघल कर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह शहजादी की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बगैर पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दिया जाए। वजीर ज़ादे ने ये सुनकर खजांची की लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहाँ से फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और फिर उसको अलग जाकर ये सब किस्सा सुना दिया। शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन जाकर बादशाह को इत्तला दे दी। बादशाह ने वजीर ज़ादे की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वो यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की लड़की से उसकी शादी जरूर कराएगा। शाम को ये सब लोग बड़े इत्मीनान से दरबार में पहुंचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शहजादी बाहर आई और शहजादे से कहा कि आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं। शहजादे ने हंसकर कहा कि ऐ अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ।
थोड़ी देर बाद शेर का पिंजरा लाया गया। इस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई जिंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने इस मोम के शेर को इस अच्छे तरीके से बनाया था कि ये पहचानना मुश्किल था कि ये नकली शेर है। सब दरबारी उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को आखिर शहजादा बगैर पिंजरा खोले या पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह उसे बाहर निकालेगा। पहले तो शहजादे ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखता रहा। फिर एकदम हुक्म दिया कि एक लोहे की बड़ी सी सलाख लाई जाए और बहुत सी आग सलगाई जाए। शहजादे के हुक्म की तामील की गई। जब सलाख आ गई और आग सलगाई गई तो शहजादे ने इस सलाख को आग के अंदर रख दिया। सब लोग शहजादे की इस हरकत पर ताज्जुब करते रहे और उनकी समझ में कुछ न आया कि शहजादा क्या कर रहा है। एक घंटा गुजर गया और लोहे की सलाख आग की तरह सुर्ख हो गई तो शहजादे ने इस सलाख को उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पैर में इस सलाख को घोंप दिया। गर्म लोहा जो मोम के शेर पर लगा तो मोम फौरन पिघलने लगा और थोड़ी देर में सब मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। ये सब देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादे ने शहजादी से कहा कि आए अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकाल दिया है और अब बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्मा कर ये कहते हुए अंदर चली गई। अक्लमंद शहजादे, आप सब शर्तें जीत गए हैं। दूसरे दिन शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से शहजादी से हो गई। शादी के चौथे दिन शहजादे ने इस मुल्क के बादशाह से कहा वजीरजादे की शादी इसी मुल्क के खजांची की लड़की से करा दी जाए। इस शादी में शहजादे और बादशाह ने खूब रुपया पैसा खर्च कर दिया और शहजादे की शादी से ज्यादा शानदार तरीके से वजीरजादे की शादी की गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।